Hello students, this is Bindu from Bindu Education Castle. Today I am going to explain 5th chapter of First Flight, that is Glimpses of India. इस चैप्टर के 3 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट है बेकर फ्रॉम गोवा रिटन बाय लूसियो रॉड्रिग्स. सेकेंड पार्ट इज़ कूर्ग रिटन बाय लोकेश अब्रॉल एंड द थर्ड पार्ट इज़ टी फ्रॉम असम रिटन बाय अरूप कुमार दत्ता. तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे जो कि गोवा के बेकर्स के बारे में है. मीन्स उन लोगों के बारे में है जो कि ब्रेड बेकिंग का काम करते हैं, जिन्हें पैडर भी कहा जाता है. किसी समय गोवा पर पोर्तुगीज़ का रूल था और पोर्तुगीज़ ब्रेड लवर्स थे. उन्हें ब्रेड बहुत ज़्यादा पसंद थी. उस समय से ही ब्रेड बननी शुरू हुई थी. हालांकि पोर्तुगीज़ को गोवा छोड़े हुए बहुत लंबा अरसा बीत चुका है, पर आज भी गोवा के कल्चर में उनका इम्पोर्टेंस बरकरार है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर का फर्स्ट पार्ट और कुछ और जानकारियाँ लेते हैं गोवान बेकर्स के बारे में. अ बेकर फ्रॉम गोवा. This is a pen portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in his society. A baker from Goa actually pen portrait है एक ट्रेडिशनल गोआन विलेज बेकर का जो ब्रेड बनाने का काम करते हैं. उनकी आज भी समाज में उतनी ही इज्जत है और एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है. पेन पोर्ट्रेट का मतलब होता है ऐसा डिस्क्रिप्शन जिससे कि उसकी छवि, उसकी तस्वीर आप विजुअलाइज कर सकें, इमेजिन कर सकें. आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज, द पोर्तुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड. रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली मीन्स थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट, पुरानी यादों को ताज़ा करना. तो हमारे बड़े आज भी अक्सर उन पुराने समय को याद करते हैं, उन यादों को ताज़ा करते हैं, जबकि यहाँ पर पोर्तुगीज़ का रूल था. पोर्तुगीज़ और उनकी फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड को याद करते हैं. लोव्स बोलते हैं सिंगल पीस में बेक की जाने वाली ब्रेड को, जिसको बाद में स्लाइस किया जाता है खाने के लिए. दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर. वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स. अब वो ब्रेड लवर्स, ब्रेड ईटर्स अब शायद हमारे बीच में नहीं रहे, पर उसको बनाने वाले, उसके मेकर्स आज भी हमारे साथ हैं. हमारे बीच में आज भी मिक्सर्स हैं, मोल्डर्स हैं और वो हैं जो उसको बेक करते हैं. मिक्सर्स मीन्स जो ब्रेड का आटा तैयार करते हैं, मिक्स करते हैं, और मोल्डर्स मीन्स जो ब्रेड को शेप देते हैं. तो उसको ब्रेड को मिक्स करने वाले, शेप देने वाले और उसको बेक करने वाले आज भी हमारे बीच हैं. Those age-old time-tested furnaces still exist. फर्नेस बोलते हैं भट्टी को. Those age-old time-tested furnaces still exist. The fire in the furnaces has not yet been extinguished. Time-tested means used for a long time. तो वो सदियों पुरानी यूज़ होने वाली भट्टियाँ आज भी एग्जिस्ट करती हैं, आज भी मौजूद हैं. फर्नेस बोलते हैं भट्टी को, और उन भट्टियों की आग आज भी बुझी नहीं है, एक्सटिंग्विश नहीं हुई है. कहने का मतलब ये है कि वो भट्टियाँ आज भी बेकिंग के काम में आती हैं. द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस. हेराल्डिंग मीन्स अनाउंसिंग. आज भी गोवा में कुछ जगहों पर उन ट्रेडिशनल बेकर्स के बांस की आवाज़ और झनकार सुबह के समय सुनी जा सकती है. मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन. These bakers are even today known as पैडर in गोवा. हो सकता है कि पिता आज उनके ज़िंदा ना हों, पर उनके बेटे आज भी उस फैमिली प्रोफेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, बेकिंग का काम कर रहे हैं, और इन बेकर्स को गोवा में पैडर के नाम से भी जाना जाता है. ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड. ही यूज्ड टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, once when he set out in the morning on his selling round and then again when he returned after emptying his huge basket. तो हमारे चाइल्डहुड के दौरान, हमारे बचपन में गोवा के जो बेकर थे वो हमारे दोस्त होते थे, साथी होते थे और हमारे गाइड भी हुआ करते थे. वो 2 बार कम से कम दिन में आया करते थे. पहली बार तब जब वो मॉर्निंग में अपनी ब्रेड बेचने के लिए निकलते थे, और दूसरी बार तब वो जब अपनी बड़ी सी बास्केट को ब्रेड बेचने के बाद खाली करके लौटते थे. The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep and we ran to meet and greet him. उनके बांस का जो जिंगलिंग साउंड था, झनकार थी, उसकी आवाज़ से हमारी नींद खुलती थी सुबह, और हम उसको मिलने के लिए और उसको ग्रीट करने के लिए, वेलकम करने के लिए बाहर भागते थे. Why was it so? Was it for the love of the loaf? Not at all. ऐसा क्यों था? क्या हमें ब्रेड से बहुत ज़्यादा प्यार था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. The loaves were bought by some
Paskin or Bastin, the maid-servant of the house. What we longed for were those bread bangles which we chose carefully. ब्रेड तो कोई भी पैस्किन, बेस्टन या कोई भी मेड सर्वेंट ला सकती थी, पर हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का इंतज़ार होता था, जिसकी इच्छा होती थी, वो थे ब्रेड बैंगल्स, जो हम बहुत केयरफुली चूज़ करते थे. समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक. कई बार ये मीठी ब्रेड भी होती थी जो स्पेशली बनी हुई होती थी. द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झैंग झैंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टफ़. बेकर्स सुबह आते थे तो उनकी म्यूज़िकल एंट्री होती थी और वो अपने स्पेशली बने हुए बैम्बू से, बांस से झैंग झैंग का साउंड करते हुए आते थे. वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंक्ड द बैम्बू ऑन द ग्राउंड. एक हाथ से उन्होंने अपने सिर पर टोकरी को रखा हुआ होता था और दूसरे हाथ से वो बांस को ज़मीन पर पटकते हुए आवाज़ करते हुए जाते थे. ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू. वो घर की लेडी को ग्रीट करते थे, उसे गुड मॉर्निंग करते थे, उसके बाद अपनी बास्केट एक वर्टिकल बैम्बू पर रख दिया करते थे. वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रिब्यूक एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट. रिब्यूक होता है डांटना. हल्की सी डांट के साथ झिड़क करके हम बच्चों को अलग कर दिया जाता था और ब्रेड घर के सर्वेंट को डिलीवर कर दी जाती थी, दे दी जाती थी. बट वी वुड नॉट गिव अप. पर हम हार नहीं मानते थे. वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ. किसी भी तरीके से हम बेंच पर चढ़ करके उस बास्केट में झांकते थे. पैरापेट कहते हैं रेलिंग को, दीवार को या फेंसिंग को. तो कैसे भी करके हम दीवार पे चढ़ के, बेंच पर चढ़कर या रेलिंग पर लटक करके उस बास्केट में झांक लेते थे. पीप इनटू मीन्स झांकना. आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स. लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन. आज भी मैं उस टिपिकल फ्रेग्रेंस को, जो पर्टिकुलर खुशबू थी उन ब्रेड लोव्स की, उन्हें याद कर सकता हूँ. बड़ों के लिए ब्रेड लोव्स होते थे, ब्रेड होती थी, और बच्चों के लिए ब्रेड बैंगल्स होते थे. देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली. अब जब ब्रेड बैंगल्स हमारे सामने आते थे या ब्रेड लोव्स आते थे तो हम कभी भी ब्रश करने की, मुंह धोने की बिल्कुल केयर नहीं करते थे, चिंता नहीं करते थे. एंड वाई शुड वी? Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? टूथब्रश के लिए आम के पत्ते तोड़ने की तकलीफ़ कौन उठाता? इसका मतलब है आम की दातून तोड़ना और उसे पत्ते वगैरह निकाल करके साफ़ करना. एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल? और ब्रश करने की ज़रूरत भी क्या थी? द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ. हम अपने आप को टाइगर से कंपेयर करते थे कि टाइगर भी कभी ब्रश नहीं करता. हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल. और वैसे भी हम चाय पियेंगे तो गर्म चाय से हमारा मुंह अपने आप साफ हो जाएगा. मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बॉल, जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड. गोआन कल्चर में ब्रेड बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस रखती थी. तो कोई भी फंक्शन हो, चाहे वो मैरिज हो, पार्टी हो या कोई भी फीस्ट हो, दावत हो, ब्रेड के बिना अधूरी होती थी, इनकम्प्लीट होती थी. मैरिज गिफ्ट्स में भी स्वीट ब्रेड दी जाती थी जिसको बॉल बोला जाता था, और कोई पार्टी या फीस्ट भी बिना ब्रेड के कंप्लीट नहीं होती थी. नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज. ये कहना बहुत मुश्किल है कि किसी गाँव के लिए, गोवा के लिए कोई बेकर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था. द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट. घर की स्त्री को, जो लेडी होती थी, उसको अपनी लड़की की एंगेजमेंट के समय, सगाई के समय सैंडविचेस बनाने होते थे. केक्स एंड बोलेनाज आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स. इसके अलावा केक्स और बोलेनाज भी बनाए जाते थे क्रिसमस पर और दूसरे अदर फेस्टिवल्स पर. बोलेनाज एक तरह के कुकीज़ होते हैं जो सूजी और नारियल से बनते हैं. Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. इस तरह से बेकर का होना, उसकी भट्टी का होना किसी भी गांव के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पिक्यूलियर ड्रेस नोन एज द कबाई. उस समय के बेकर्स की या ब्रेड सेलर्स की एक पर्टिकुलर ड्रेस हुआ करती थी, कुछ अजीब सी होती थी, उसको कबाई कहते थे. इट वॉज़ अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज. ये एक सिंगल पीस की लंबी सी फ्रॉक होती थी जो घुटनों के नीचे तक आती थी.
In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants. अपने बचपन में हमने बेकर्स को शर्ट और ट्राउज़र पहने हुए देखा। वो ट्राउज़र हाफ पैंट से कुछ बड़े होते थे और फुल पैंट से कम होते थे। Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a pedder. अगर आज भी उस तरह की हाफ पैंट कोई पहने होता है जो कि उसके घुटनों से नीचे तक जा रही होती है, तो उसे ये सुनने को मिलता है कि वो पैडर जैसा लग रहा है। The baker usually collected his bills at the end of the month. Generally, बेकर महीने के आखिरी में हिसाब करते थे। Monthly accounts used to be recorded on some wall in pencil. जिस घर में भी वो ब्रेड देते थे वहाँ की वॉल पर, दीवार पर पेंसिल से उसका हिसाब लिखते थे। Baking was indeed a profitable profession in the old days. The baker and his family never starved. Starved means भूखे मरना। तो बेकिंग उस समय में प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, उससे अच्छी कमाई हो जाती थी, तो बेकर और उसकी फैमिली कभी भी भूखे नहीं रहती थी। He, his family and his servants always looked happy and prosperous. बेकर, उसकी फैमिली और उसके सर्वेंट्स सभी खुश दिखाई देते थे, प्रॉस्परस दिखाई देते थे, मतलब इकोनॉमिकली वेल बीइंग दिखाई देते थे। देयर प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। प्लम्प फिजिक मीन्स प्लेजेंटली फैट बॉडी। तो वो बेकर्स मोटे थे, जो इस बात की गवाही थी कि वो लोग अच्छे प्रॉस्परस थे, समृद्ध थे। Even today, any person with a jackfruit like physical appearance is easily compared to a baker. आज भी अगर कोई जैक फ्रूट जैसे फिज़िकल अपीयरेंस वाला दिखाई देता है, जैक फ्रूट बोलते हैं कटहल को, उस तरह की शेप वाला कोई दिखाई देता है तो उसको बेकर से कंपेयर किया जाता है। नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, कूर्ग, रिटन बाय लोकेश अब्रॉल। कूर्ग कॉफ़ी के लिए, रेन फॉरेस्ट के लिए और स्पाइसेस के लिए मीन्स मसालों के लिए फेमस है। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. Coastal town means समुद्र के किनारे बसा हुआ शहर, drifted means बहकर चले आना और मार्शल बोलते हैं योद्धा को। तो मैसूर और समुद्र के किनारे बसे हुए मैंगलोर के बीच में स्वर्ग का एक टुकड़ा है जो भगवान के लोक से यहाँ बहकर आया होगा। पहाड़ों की इस धरती पर वीर योद्धा, खूबसूरत स्त्रियां और जंगली जीव रहते हैं। कूर्ग और कोडागु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। कर्नाटक का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है कूर्ग या कोडागु। यहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, कॉफ़ी और मसालों के बागान भी हैं। इस ज़िले का 30% हिस्सा रेन फॉरेस्ट से कवर्ड है। ड्यूरिंग द मानसून्स इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। यहाँ इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि मानसून के सीज़न में मेनली विजिटर्स यहाँ से दूर रहना ही पसंद करते हैं। द सीज़न ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। खुशियों भरा मौसम शुरू होता है सितंबर से, जो कि मार्च तक चलता है। मतलब इस समय के दौरान यहाँ का मौसम बहुत अच्छा होता है। The weather is perfect with some showers thrown in for good measure. अगर बारिश के समय कुछ बातों का ध्यान रखें तो यहाँ का मौसम कुल मिलाकर अच्छा ही रहता है। The air breathes of invigorating coffee. Coffee estates and colonial bungalows stand tucked under tree canopies in prime corners. Canopies कहते हैं roof like coverings that form shelters. छतरी की तरह फैले हुए पेड़, और invigorating कहते हैं तरोताज़ा करने वाली। तो हवा में कॉफ़ी की तरोताज़ा कर देने वाली सुगंध घुली रहती है। कॉफ़ी के बागान और अंग्रेज़ों के समय के बने हुए बंगले यहाँ वहाँ पेड़ों के नीचे दिखाई दे जाते हैं। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कूर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। डिसेंट मीन्स वंशज होना, और फियर्सली इंडिपेंडेंट का मतलब है पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना। तो ऐसा माना जाता है कि कूर्ग के लोग जो पूरी तरह इंडिपेंडेंट हैं, पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं, ये ग्रीक या अरब के लोगों के वंशज हैं, यानी उनकी संतानें हैं। एज वन स्टोरी गोज, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। एक स्टोरी के अकॉर्डिंग सिकंदर जब यहाँ आया था
तो उसकी आर्मी के कुछ लोग कोस्टल एरियाज से होते हुए साउथ की तरफ चले गए थे। वो लोग वापस नहीं लौट पाए और यहीं बस गए। These people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream. इन लोगों ने यहाँ के लोगों के बीच में शादी की और ऐसा लगता भी है क्योंकि इन लोगों के रीति रिवाज, पहनावा, परंपराएं हिंदू संस्कृति के लोगों से अलग हैं। The theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by Kodavus known as kufiya. It resembles the kufiya worn by the Arabs and the Kurds. इनके अरब से आए होने की जो थ्योरी है उसे इस बात से भी साबित किया जाता है कि कोदावूज लंबा काला कोट पहनते हैं जिसमें एम्ब्रॉयडरी वाली कढ़ाई वाली बेल्ट होती है जिसे कुफिया कहते हैं। ये बिल्कुल उस कुफिया की तरह है जो कि अरब या कुर्द लोग पहनते हैं। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलोर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। कुर्गी घरों में आदर सत्कार करने की परंपरा है। इससे भी ज़्यादा वो लोग अपने बेटों की, पिताओं की बहादुरी के और वीरता के किस्से सुनाने को उत्सुक रहते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वॉज अ कुर्गी। कुर्ग रेजिमेंट इंडियन आर्मी की सबसे डेकोरेटेड रेजिमेंट है। डेकोरेटेड मीन्स इस रेजिमेंट को सबसे ज़्यादा वीरता और बहादुरी के लिए मेडल्स मिले हैं, पुरस्कार मिले हैं। और इंडियन आर्मी के फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जिन्हें हम थल सेना अध्यक्ष भी कहते हैं, वो जनरल करियप्पा भी कुर्गी ही थे। इवन नाउ कोदावूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। फायर आर्म्स कहते हैं रिवॉल्वर, राइफल, गन वगैरह को। तो अगर आज की बात करें तो आज भी भारत में सिर्फ कोदावूज ही हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के भी हथियार रखने की परमिशन है। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर from the hills and forests of Kurg. Mahasir, a large freshwater fish, abound in these waters. कावेरी नदी अपना पानी कुर्ग के जंगलों से और पहाड़ों से लेती है। इस पानी में फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली मछली महासीर भी काफ़ी बड़ी तादाद में पाई जाती है। किंगफिशर्स डाइव फॉर देयर कैच while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. किंगफिशर अपनी मछली पकड़ने के लिए गोते लगाते हैं, जबकि गिलहरियां और लंगूर अध खाए हुए कुतरे हुए फलों को पानी में फेंक करके उससे उड़ने वाले पानी के छींटों का आनंद लेते हैं और जो उससे लहरें उठती हैं उसका मज़ा लेते हैं। Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahouts. जब महावत हाथियों को पानी में रगड़ करके नहलाते हैं तो हाथी भी इस पानी में नहाना एंजॉय करते हैं। The most laid back individuals become converts to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking. Laid back means relaxed. तो यहाँ सबसे शांत और रिलैक्स्ड व्यक्ति भी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं जैसे रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग वगैरह। ये डिफरेंट एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हैं और गेम्स हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स। ट्रेल्स बोलते हैं रास्तों को जो लोगों के चलने से बनते हैं। तो इस एरिया में कई ऐसे रास्ते हैं जो ट्रैकिंग करने वालों को बहुत पसंद हैं। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। वहाँ पर पक्षी हैं, मधुमक्खियाँ हैं और तितलियाँ हैं, आपका साथ देने के लिए मौजूद हैं। मैक्विस, मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरेस कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। पेड़ों के ऊपर से मैक्विस, मालाबार गिलहरियाँ, लंगूर और दुबले पतले लॉरेस आपके ऊपर नज़र रखते हैं। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट। हालांकि मैं जंगली हाथियों को देख करके एक साइड हो जाना पसंद करता हूँ। The climb to the Brahmagiri hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Coorg. Panoramic मतलब किसी ऊंची जगह पर खड़े होकर के बड़े एरिया को या सीन को देखना, और मिस्टी मीन्स धुंध भरा। तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर चढ़ करके आप धुंध में लिपटे हुए कुर्ग का नज़ारा देख सकते हैं। A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of निसर्गधामा। रस्सी के पुल पर चढ़कर आप 64 एकड़ के निसर्गधाम आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज़ लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट नियर बाई
Bailakuppe is a bonus. The monks in red, ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India, right here in Coorg. इतनी खूबसूरती और इतने सीन देखने के बाद बोनस के तौर पर आपको एक और चीज़ देखने को मिलती है, वो है बाइलाकुप्पे में बौद्ध भिक्षुओं की सबसे बड़ी तिब्बती बस्ती। भारत के दिल और आत्मा की खोज में आने वालों को यहाँ कुर्ग में लाल, पीले और गेरुए रंग में कई हैरान कर देने वाले बौद्ध भिक्षु मिल जाएंगे। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर टी फ्रॉम असम, रिटन बाय अरूप कुमार दत्ता। यह आसाम के चाय बागानों के बारे में है। प्रांजल आसाम का रहने वाला है और राजवीर दिल्ली का, दोनों क्लासमेट्स हैं। प्रांजल के फादर असम के एक टी गार्डन में मैनेजर हैं। प्रांजल ने राजवीर को गर्मी की छुट्टियों में अपने घर आसाम आने का निमंत्रण दिया है। दोनों समर वैकेशंस में ट्रेन से प्रांजल के घर आसाम जा रहे हैं। चाय गरम गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब, गिव अस 2 cups, प्रांजल सेड। प्रांजल और राजवीर आसाम जा रहे हैं। ट्रेन रुकी है स्टेशन पर, तभी एक वेंडर ज़ोर से चिल्लाता है, चाय गरम, और इनसे पूछता है क्या उन्हें चाय चाहिए। तो प्रांजल उनसे 2 कप चाय देने के लिए कहता है। दे sipped the steaming hot liquid. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. उन लोगों ने गरम गरम चाय पी। लगभग सभी लोग उनके कंपार्टमेंट में चाय पी रहे थे। Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? राजवीर said. राजवीर ने कहा कि तुम्हें मालूम है कि रोज़ दुनिया भर में 80 करोड़ कप चाय पी जाती है। View, exclaimed प्रांजल. टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। तो प्रांजल बहुत हैरान होता है, कहता वास्तव में टी बहुत पॉपुलर है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। ट्रेन स्टेशन से चल पड़ी। प्रांजल फिर अपनी डिटेक्टिव बुक में खो गया। राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। आर्डेंट फैन होता है पैशनेट अबाउट। राजवीर को भी डिटेक्टिव स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद थीं, बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। पर इस समय उसको बाहर की ब्यूटीफुल सीनरीज देखना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इट वॉज ग्रीन एवरीवेयर। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। सब तरफ हरा ही हरा दिखाई दे रहा था बाहर। राजवीर ने कभी भी इतनी ग्रीनरी नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस। उसके बाद नरम धान के खेतों की जगह अब चाय की झाड़ियाँ दिखाई देने लगीं। इट वॉज़ ए मैग्निफिसेंट व्यू। बहुत शानदार दृश्य था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, अ सी ऑफ टी बुशेज स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी। पीछे पहाड़ियाँ दिखाई देती थीं जिन पर घने जंगल थे, और सामने जहाँ तक नज़र जाती थी वहाँ दूर दूर तक चाय की झाड़ियाँ फैली हुई थीं। Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. बड़े बड़े मजबूत छायादार पेड़ थे जिससे चाय के पौधे और बौने दिखाई दे रहे थे। चाय के पौधों की कतारों के बीच में गुड्डे गुड़ियों जैसे लोग दिख रहे थे। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. कुछ दूरी पर एक अगली सी दिखने वाली बदसूरत सी बिल्डिंग थी जिसकी बड़ी बड़ी चिमनियों से धुएं का गुबार निकल रहा था। हे, अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। राजवीर ने जैसे ही टी गार्डन देखा वो जोर से चिल्लाया कि देखो टी गार्डन। प्रांजल, who had been born and brought up on a plantation, didn't share राजवीर्स एक्साइटमेंट। अब प्रांजल क्योंकि वहीं पर पैदा हुआ था, वहीं पला बड़ा था, इसलिए उसको राजवीर जैसा कोई एक्साइटमेंट नहीं था। ओह, दिस इज़ अ टी कंट्री नाउ, he said. Assam has the largest concentration of plantations in the world. You will see enough gardens to last you a lifetime. वो बोला, तुम चाय के देश में हो। आसाम में दुनिया की सबसे ज़्यादा चाय उगाई जाती है और तुम्हें यहाँ बहुत सारे टी गार्डन्स देखने को मिलेंगे जो तुम्हें ज़िंदगी भर याद रहेंगे। I have been reading as much as I could about tea, राजवीर said. राजवीर ने कहा, मैं चाय के बारे में जितना ज़्यादा पढ़ सकता था उतना पढ़ रहा हूँ। No one really knows who discovered tea, but there are many legends. राजवीर बोला, कोई भी नहीं जानता कि चाय की खोज किसने की, पर उसके बारे में कई कहानियाँ हैं। What legends?
प्रांजल ने पूछा, कैसी कहानियाँ? लेजेंड्स बोलते हैं ऐसी कहानियों को जो कहीं सुनी जाती हैं पर जिनके बारे में कोई प्रूफ नहीं होता कि वो सच्ची कहानियाँ हैं। वेल, देयर्स द वन अबाउट द चाइनीज़ एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। अब राजवीर ने एक स्टोरी बताई कि एक बार एक चाइनीज़ एम्परर था, चाइनीज़ राजा था, जो हमेशा पानी पीने से पहले उसे बॉईल करता था। One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. एक दिन जब लकड़ियाँ जला करके पानी को उबाला जा रहा था, उस समय जो लकड़ियाँ जल रही थीं उसकी कुछ पत्तियाँ पानी में गिर गईं और उससे एक अलग ही फ्लेवर उस पानी में आ गया। It is said they were tea leaves. ऐसा कहा जाता है कि वो टी लीव्स थीं, चाय की पत्ती थीं। Tell me another, scoffed प्रांजल। Scoffed means मजाक उड़ाना। तो प्रांजल ने मजाक उड़ाने के अंदाज में कहा कि और सुनाओ। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। तब राजवीर ने कहा कि हमारी एक इंडियन स्टोरी भी है। बोधिधर्मा, एन एंशियंट बुद्धिस्ट एस्थेटिक, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditations. 10 tea plants grew out of the eyelids. उसने बताया कि हमारे एक बुद्धिस्ट तपस्वी हुए हैं जिनका नाम था बोधिधर्मा। एक बार जब वो मेडिटेशन कर रहे थे तो उनको नींद आने लगी, तो उन्होंने अपनी आईलिड्स काट करके, अपनी पलकें काट करके फेंक दी, तो उन पलकों से 10 टी के प्लांट्स उगे। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश्ड स्लीप। जब उन प्लांट्स की पत्तियों को गर्म पानी में डाला गया और वो पानी पिया गया तो नींद गायब हो गई। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड, as far back as 2700 BC. In fact, words such as tea, chai and चीनी are from Chinese. राजवीर ने आगे बताया कि अगर हम बहुत पीछे जाकर हिस्ट्री में भी देखें तो 2700 BC में भी हमें चाइना में चाय का पिया जाना पता चलता। सबसे पहले चाइना में ही चाय को यूज़ किया गया। और इनफैक्ट अगर हम देखें तो जो चाय, टी और चीनी जैसे वर्ड्स हैं वो भी चाइनीज़ हैं। Tea came to Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than as beverage. टी पहले यूरोप में आई और उसके बाद बाकी एशियन कंट्रीज़ में आई। यूरोप में 16th सेंचुरीज़ में आई और उसको उस समय बेवरेज की तरह नहीं बल्कि मेडिसिन की तरह पिया जाता था। The train clattered into Mariani Junction. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. क्लैटर्ड मीन्स खड़खड़ की आवाज़ करना। ट्रेन साउंड करती हुई मरियानी जंक्शन पर रुक गई। दोनों लड़कों ने, प्रांजल और राजवीर ने, अपना लगेज कलेक्ट किया और भीड़ में से रास्ता बनाते हुए प्लेटफॉर्म पर उतर गए। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। प्रांजल के पेरेंट्स वहाँ पर उसका वेट कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स देखियाबारी, द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर। और जल्दी ही वो लोग गाड़ी से, कार से ड्राइव करते हुए देखियाबारी की तरफ चल दिए जहाँ के टी गार्डन था और प्रांजल के फादर वहाँ के मैनेजर थे। एन आवर लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड देखियाबारी टी एस्टेट। वियर्ड मीन्स मोड़ना और कैटल ब्रिज कहते हैं ऐसे ब्रिज को जिस पर से कैटल्स नहीं आ जा सकते, खाली लोग और व्हीकल आसानी से आ जा सकते हैं। तो लगभग 1 घंटे चलने के बाद कार तेज़ी से मेन रोड से मुड़ गई। वो एक कैटल ब्रिज को पार करने के बाद देखियाबारी टी एस्टेट में एंटर हो गए। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर एकर अपॉन एकर ऑफ टी बुशेस, ऑल नीटली प्रून्ड टू द सेम हाइट। ग्रेवल रोड मीन्स बजरी वाली रोड और प्रून्ड कहते हैं काटने छाँटने को। तो बजरी वाली रोड के दोनों साइड पर कई एकड़ तक चाय के प्लांट्स फैले हुए थे जिनको काट छाँट करके सेम हाइट का किया हुआ था। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स wearing plastic aprons were plucking the newly sprouted leaves. चाय की पत्ती तोड़ने वालों के ग्रुप्स चाय की पत्तियां तोड़ रहे थे। उनकी पीठ पर बांस की टोकरियां थीं और उन्होंने प्लास्टिक की एप्रन्स पहन रखी थीं। प्रांजल's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. प्रांजल के फादर ने अपनी गाड़ी धीमी करी ताकि एक ट्रैक्टर जो कि चाय की पत्तियों से भरा हुआ ट्रेलर लेके जा रहा था वो वहाँ से गुजर सके। दिस इज़ द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड
Isn't it, Mr. Barua? Rajveer asked. It lasts from May to July and yields the best tea. अब राजवीर ने पूछा कि ये सेकेंड फ्लश का या स्प्राउटिंग का पीरियड है ना मिस्टर बरुआ? ये पीरियड मई से जुलाई तक चलता है और इससे बेस्ट टी मिलती है। आसाम में एक्चुअली चाय के 3 फ्लशेज़ होते हैं। फ्लश कहते हैं प्लकिंग ऑफ टी प्लांट्स हार्वेस्ट को, चाय की पत्तियों के तोड़ने का समय। तो आसाम में चाय के 3 फ्लशेज़ होते हैं। फर्स्ट फ्लश मार्च से मई के बीच में होता है, सेकंड फ्लश मई से जुलाई और थर्ड फ्लश अक्टूबर से दिसंबर के बीच होता है। मतलब साल में 3 बार नई पत्तियों को तोड़ा जाता है। You seem to have done your homework before coming, प्रांजल's father said in surprise. प्रांजल के फादर ने हैरान होकर के कहा, कैसा लगता है तुम यहाँ आने से पहले होमवर्क करके आए हो? Yes, Mr. Barua, राजवीर admitted, but I hope to learn much more while I am here. तो राजवीर इस बात को एक्सेप्ट करता है कि हाँ, उसने उसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी कलेक्ट की है, पर वो ये भी कहता है कि उसे उम्मीद है कि वो यहाँ पर जब तक रुकेगा तब तक और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा उसे। तो स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर 5 का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।